अपनी यंग एज में लिंकन वाणी में जादू जगाने वाले एक अध्यापक मेंटर ग्राहम से मिला और उससे पूछा व्याकरण का अध्ययन कैसे करना चाहिए। ग्राहम ने कहा, यदि तुम जनता के समक्ष आना चाहते हो तो तुम्हें व्याकरण अवश्य पढ़नी चाहिए, इसी से वाणी में प्रभाव की उत्पत्ति होती है। किंतु लिंकन के सामने अब समस्या यह थी कि व्याकरण की पुस्तकें मिले कहाँ से। आस पड़ोस में मात्र एक पुस्तकालय था और वह भी 6 मील दूर। लिंकन ने उस पुस्तकालय तक पहुँचने में देर नहीं लगाई। उसने 6 मील का रास्ता पैदल ही पार किया और पुस्तकालय से पुस्तक लेकर तुरंत वापस लौट आया। वह आधी रात बीतने तक उस पुस्तक का अध्ययन करता रहा। सप्ताह भर के अवकाश के क्षणों में वह व्याकरण संबंधी बातें याद करने में संलग्न रहा। प्रायः वह अपने मित्र ग्रीन को पुस्तकें देकर अपना पाठ सुनाया करता था। लिंकन द्वारा अध्ययन में इस प्रकार रुचि लेने से आसपास के लोग भी उसमें रुचि लेने लगे। ग्रीन परिवार के लोग उसे पुस्तकें दे देते। स्कूल में अध्यापक यथाशक्ति उसकी सहायता करते, यहाँ तक कि एक बढ़ई ने उसे अपनी दुकान में आकर पढ़ने की इजाज़त दे दी और रात के समय बुरादा आदि जलाकर तेज रोशनी की भी व्यवस्था कर दी। इस प्रकार लिंकन ने व्याकरण पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिया। लिंकन का फिलहाल यही लक्ष्य था जो उसने प्राप्त कर लिया था। डैनियल वेक्टर ने अपनी तरुणावस्था तक कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं किया था। उसे शिक्षा प्राप्ति के लिए न्यू हैम्पशायर की एक्सीटर अकादमी भेजा गया, किंतु वहाँ भी वह थोड़े समय रहा और घर वापस लौट चला। तभी मार्ग में उसे उसका एक वृद्ध पड़ोसी मिला, जिसने उससे उसकी निराशा का कारण पूछा। डैनियल ने बड़े निराश स्वर में कहा, मैं पढ़ लिख नहीं सकता, इसलिए निराश हूँ। मेरे सहपाठी मेरी अयोग्यता की हंसी उड़ाते हैं, इसलिए मैं घर लौट रहा हूँ। तब उसके पड़ोसी ने कहा, बेटा तुम वापस लौट जाओ और पूरा मन लगाकर पढ़ाई करो, सबको भूल जाओ, केवल अपना लक्ष्य याद रखो। उस वृद्ध पड़ोसी ने उसे और भी बहुत सी बातें समझाई। फलतः वह वापस लौटकर पढ़ाई में जुट गया। उसने उपहास उड़ाने वालों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। उसने केवल अपने लक्ष्य को याद रखा और ऐसे जमकर पढ़ाई की कि उपहास उड़ाने वालों के दांत खट्टे हो गए जब उसने 98% अंक लाकर सबकी बोलती बंद कर दी। एक व्यक्ति एक खान का मालिक था। उसका अनुमान था कि उसकी खान में सोना निकलेगा। इसी आशा में उसने काफ़ी लंबी सुरंग खुदवाई, जिस पर उसका लाखों रुपए खर्च हो गया। 1.5 साल की मेहनत भी रंग ना लाई। अंततः उसने परेशान होकर उस खान के काम को बंद करा दिया और कुछ दिनों बाद उस खान को भी बेच दिया। जिस व्यक्ति ने उस खान को खरीदा उसने वहीं से अपना काम शुरू किया जहाँ से पहले मालिक ने बंद किया था। उसी सुरंग के 2 हाथ खुदाई करने पर स्वर्ण धातु हाथ लग गई। इस बात को हमेशा याद रखें कि हो सकता है जीवन का सुनहरा अवसर 2 हाथ आगे ही पड़ा हुआ हो। जॉन फिंच बहुत निर्धन व्यक्ति था। उसके मित्र और परिचित भी बहुत ही कम थे। लोग उसका उपहास उड़ाते थे और उसे पागल मानते थे। बड़े लोग भी उसे निरुत्साहित करते थे, धक्का देते और गालियां देते थे। किंतु जॉन फिंच अपने मित्रों के साथ कार्य में लीन रहा। उसका सोचना था कि यही ठीक समय है जब वह कुछ कर सकता है। वह अपने समय का बड़ी समझदारी के साथ उपयोग कर रहा था। फिर एक दिन उसने वाष्पीय नौका डेलावेयर में चलाकर दिखा ही दी, जो नदी के प्रवाह के साथ 8 मील और विपरीत दिशा में 6 मील प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ सकती थी। इस प्रकार जो लोग वास्तव में जीवन में कुछ बनना चाहते हैं, उन्नति करना चाहते हैं, वे अपने लक्ष्य पर दृष्टि रखें। जिन लोगों ने नए नए इतिहास रचे हैं, उनके सामने चाहे कैसी भी परिस्थितियां आई हों, चाहे उनके साथ कुछ भी बुरा हुआ हो, किंतु उन्होंने अपने लक्ष्य को कभी नहीं छोड़ा। जब वे उन्नति के शिखर पर पहुंचे, तभी लोगों ने उनकी पहचान की और उनके कामों को सराहा। साइकिल का प्रयोग पहले बाजीगरों तक ही सीमित था। चैन का चलन हुआ तो सेफ्टी व्हील चल निकला, जिससे बाईसाइकिल की लोकप्रियता बढ़ गई। फिर टायरों का आविष्कार हुआ। टायरों के परिवर्तन के साथ ही साइकिल के टायरों में भी परिवर्तन हुआ और वह साइकिल आज भी दुनिया का सबसे लोकप्रिय वाहन है। यह तभी संभव हुआ जब समय के मूल्य को आंका गया और उसके लक्ष्य का निर्धारण किया गया। अपने समय के सुविख्यात नीतिज्ञ वान मोल्तेके ने अपने जीवन के 66 वर्ष अध्ययन में बिताए, तब जाकर वह कार्य क्षेत्र में उतरा। उस आयु में भी मुख्य अधिकारी होने पर उसने सैडवा पर ऑस्ट्रिया के अधिकार को निर्मूल करके जनवरी से निकाल दिया। 4 वर्ष पश्चात ही इससे बड़े उत्तरदायित्व के लिए फिर तत्पर रहा, जबकि उसने फ्रांस को ऐसा आघात पहुंचाया कि यूरोप का मानचित्र ही बदल गया। और फिर काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद उसने फील्ड मार्शल की पदवी पाई। यदि लुई नेपोलियन जैसा व्यक्ति उसके अधीन रहा तो यह उसके संघर्ष में जीवन का ही परिणाम था। कैसी है हमारी प्रकृति कि जब कोई व्यक्ति सफलता प्राप्त कर लेता है तो हम उससे ईर्ष्या करने लगते हैं और इस बात की ओर ध्यान नहीं देते कि इस सफलता के पीछे कितना दृढ़ लक्ष्य था, कितना अच्छा था समय का प्रबंधन और कितनी मजबूत थी समय पर पकड़। रिचर्ड सी ट्रेंच का कथन है, लक्ष्य का निर्धारण करो, समय को हाथ से मत जाने दो। एक एक मिनट आपके लिए कीमती है, इसलिए समय का प्रबंधन करो। सफल बनो, तैयार रहो, कमर कस लो कि तुम्हारी बारी आएगी। तुम मार्ग में पड़े नहीं रहोगे, निर्माताओं को तुम्हारी आवश्यकता पड़ेगी। एक बार लंदन में एक नवयुवक नौकरी की तलाश में दर दर भटका, लेकिन उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिली। इसके बावजूद उसने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि नौकरी पाना उसका लक्ष्य था। वह अपने लक्ष्य से भटका नहीं और बराबर अपनी कोशिश करता रहा। इंटरव्यू में एक जगह उससे पूछा गया कि उसे किसने भेजा है, तो उसने बहुत ही साहस से अपनी असफलताओं की कथा सुनाई और यह भी विश्वास व्यक्त किया कि वह निराश नहीं है, एक ना एक दिन उसे सफलता अवश्य मिलेगी।
उसका ऐसा दृढ़ विश्वास देखकर उस प्रतिष्ठान का मालिक मुग्ध हुआ और उसने उसे आवेदन पत्र भेजने का परामर्श दिया तथा सहायता का भी आश्वासन दिया। उसके सही और उचित शब्दों में लिखे गए आवेदन पत्र के कारण उसे नौकरी पर रख लिया गया और उस संस्थान के लिए वह काफ़ी उपयोगी सिद्ध रहा। देश की रक्षार्थ मिल्टन निरंतर लिखता रहा। एक समय ऐसा भी आया जब उसकी आंखों की रोशनी चली गई। उस समय उसने कहा, मैं ईश्वर लीला के विषय में कोई शिकायत नहीं करता, मन में भी कोई विशेष आशा नहीं रखता, बस सब कुछ सहन करता हुआ अग्रसर होता हूँ। वह वास्तव में आगे बढ़ता गया। अंधा होने के बावजूद उसने अमर साहित्य की रचना कर डाली। लॉर्ड एवल को एक सौदा करने जाना था। समय था ठीक 10 बजे का। आलस्यवश वह वहाँ आधे घंटे देर से पहुँचा। व्यापारी तब तक वहाँ से जा चुका था। वह एबल के लिए एक पत्र छोड़ गया था जिस पर लिखा था, जो व्यक्ति समय का पाबंद नहीं है उससे भला क्या व्यापार किया जा सकता है? क्या वह कभी अपने वादे के मुताबिक समय पर माल भेज पाएगा? हेनरी फोर्ड खेत में पैदा हुए थे। उन्होंने 16 वर्ष की आयु में खेत छोड़ा और डेट्रॉयट में मैकेनिक की नौकरी करने लगे। वे डेट्रॉयट एडिसन कंपनी में फोरमैन बन गए और प्रगति करने लगे जब तक कि वे चीफ इंजीनियर नहीं बन गए। स्पष्ट है, एडिसन उनके लिए बड़े व्यक्ति थे। हेनरी फोर्ड ने स्वयं से कहा कि कभी इस प्रख्यात आविष्कारकर्ता से बात करने का अवसर मिलेगा तो उनसे एक प्रश्न अवश्य पूछेंगे। हेनरी फोर्ड को 1898 में यह अवसर मिल ही गया। उन्होंने एडिसन को रोका और कहा, मिस्टर एडिसन, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? क्या आपको लगता है कि मोटर कारों के लिए पेट्रोल एक अच्छा ईंधन हो सकता है? एडिसन के पास फोर्ड के लिए समय नहीं था। उन्होंने बस यूं ही बात टालने के लिए हाँ में उत्तर दे दिया और वहाँ से चले गए और बात समाप्त हो गई। किंतु इस उत्तर ने फोर्ड को उत्साहित कर दिया। यहीं से फोर्ड ने एक लक्ष्य निर्धारित किया और संकल्प ले लिया। 11 वर्ष पश्चात 1909 में उन्होंने टिन लीजी नामक कार बनाई। उन्होंने अनेक आलोचनाएं झेली, किंतु उन 11 वर्षों में उन्होंने काम किया और इंतजार किया और काम किया। उन्होंने ऊर्जा में कमी का अनुभव किया, किंतु थकान का अनुभव कभी नहीं किया। यही कारण है कि वे लक्ष्य तक पहुँचे और बहुत सफल रहे। यदि उन्होंने वो समय हाथ से निकल जाने दिया होता तो क्या वे कभी सफल हो पाते? यदि आप अपने प्रत्येक दिन का शुभारंभ ठीक विधि से करते हैं तो उसका परिणाम सुखद ही होगा। इस प्रकार प्रत्येक दिन के सुखद परिणाम सम्मिलित रूप से आपको उन्नति की ओर ले जाएंगे। आप अपना लक्ष्य पा लेंगे। प्रत्येक दिन के सुखद, सुंदर और सरल भाव आपके लिए उन्नति के द्वार उन्मुक्त करेंगे। स्मरण रखिए, जब तक आप अपने विचारों, धन और समय का प्रबंधन करना नहीं सीखेंगे तब तक आप कोई भी महत्वपूर्ण चीज़ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आपको असफलता से नहीं डरना चाहिए और ना ही आपको असफलताओं के माध्यम से विकास करने से डरना चाहिए। कोई आपकी निंदा करता है या प्रशंसा, इससे आपको कोई भी सरोकार नहीं होना चाहिए। इससे आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप अपनी धुन में, अपनी मस्ती में, अपनी पूरी शक्ति के साथ अपना कार्य करते रहिए। लोगों की चिंता करना छोड़ दीजिए। अपनी सहायता स्वयं कीजिए। ईश्वर भी उसी की सहायता करता है जो अपनी सहायता खुद करता है। टाइम मैनेजमेंट के लिए पहले लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। उसे प्राप्त करने के लिए दैनिक योजना बनाई जाती है। एक एक मिनट का हिसाब रखा जाता है और समय की बर्बादी रोकने की भरपूर कोशिश की जाती है। यदि समय बहुमूल्य है तो उसका प्रयोग भी पूरे हिसाब किताब के साथ पूरे परिश्रम के प्रावधान की तरह किया जाना चाहिए। ऐसा करके आप सफलता को अपनी ओर खींच सकते हैं।